25 seconds. If the direction of the motion, in the direction of the motion of the body, what's the magnitude and direction of the force? फोर्स की डायरेक्शन वही है जो मोशन की है, यही क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो इसका आंसर मेरा ऑप्शंस के बाहर आ रहा है। नहीं, एक बार मतलब ऐसा डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये मेरे को स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हुआ, एक बार पढ़ के देखो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन सेम है। सेम है, हाँ बस ये चीज थी। देखिए ऑलरेडी इसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम फाइनल मान लेते हैं उसको, हमारा तो यहीं तक मोशन है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल जो है टी इज 2 सेकेंड्स, सॉरी टाइम जो 2 सेकेंड्स है। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स एक तो होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तुम ये लिख सकते हो। सर टाइम 25 सेकंड है। 25, अच्छा 25 है, 25। तो ये तो एक तो ये लिख सकते हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो तुम्हें दिया हुआ है 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, जो भी टाइम लगा। तो डेल्टा वी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 3.5 है ये और ये 2 है, 3.5 माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम डेल्टा टी, टाइम इज 25। ये एक्सेलरेशन हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इससे नहीं आएगा डबल ही ना। सर मेरा आंसर ऑप्शन से बाहर सर इसमें ऑप्शंस ना वो 18 दिया हुआ है लेकिन आंसर 0.18 आ रहा है। यस सर। अच्छा फिर पता है क्या, वो 18 शायद 0.1 हो सकता है। हाँ ऐसा तो नहीं कि 2, देखो मेरे को जो लग रहा है, मेरे को जो फील होता है कि 25 सेकंड का टाइम ना बहुत ज़्यादा टाइम है इस वेलोसिटी, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, हालांकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये ऐसा हो कि 2.5 और पॉइंट्स में दिखाई ना दे रहा हो, एक बार दोबारा देख लो उसको, अगर पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है तो। नहीं सर दिया तो 25 ही हुआ है। अच्छा तो फिर मतलब इसमें नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, कुछ होगा ऊपर नीचे मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। एक और अप्रोच बताता हूँ मैं तुम्हें, और तुम क्या कर सकते थे, ये तो है ही ठीक, बच्चे इसी पर पहले जाते हैं, पर मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम इसके अंदर डालो एफ इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल तो ये है, इसको हम आगे भी यूज़ कर पाएंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे हमें ईजी रहेगा। तुम इसको यूज़ ना करके इसको यूज़ करते ज़्यादा अच्छा था। तो इनिशियल मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, जो भी है, फाइनल मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो उसको यूज़ करते, और उसको यूज़ करेंगे तो मतलब एक कंसेप्ट बिल्ड होगा टाइम के साथ धीरे धीरे। तो डेल्टा पी तुम्हें लिखना है, मास हो है वही, डिफरेंस कुछ नहीं है, पर एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ऐसे रहनी चाहिए। वी एफ माइनस वी आई इज 3.2, 3.5 माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम, टाइम से डिवाइड करें 25, तो 3 इंटू 1.5 बाई 25, 4.5 बाई 15, 25, 0.9 बाई 5, ठीक, तो 0.18 आ रहा है आंसर, ये नहीं है कि तुम्हारा, अच्छा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन सर 18 दिया हुआ है। 18, अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। 0.18 न्यूटन। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। सर 5.2 में 5.2, इससे पहले किसी के पास नहीं, 5.1 में है किसी के पास और? हाँ जी 5.2। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हाँ जी बोलिए। theory based है। हाँ Four जी forces act on a point object. The object will be in equilibrium if option A, all of them are in the same plane. Option B, they are opposite to each other in pairs. C, the sum of x, y and z components of forces is zero separately. D, they can be represented by a closed figure of four sides by direction and magnitude.
बताना है क्या इसमें, कौन सा सही है ये बताना है, करेक्ट हाँ ऑप्शन। सर, इसमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब रहेगा इन चारों में से। जब नेट फोर्स जीरो। सर मुझे तो चारों ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें आंसर ना बी सी डी दिया हुआ है। नहीं ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता। सेम प्लेन में, सेम प्लेन में ऐसा हो सकता है ना कि ये पेपर है, पेपर का प्लेन है, देखो देखते हैं, या ये सारे सेम प्लेन में है, ठीक है ना। यस सर। पर इन सबका सम जीरो आता है क्या, सबका सम जीरो आता है, इस चीज तो जरूरी नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है सम, तो जीरो भी हो सकता है, पर सेम प्लेन में होना नेसेसिटी नहीं है। तो नेट फोर्स एफ, यहाँ पर अब तुम क्या कहोगे इसके बारे में, नेट फोर्स जीरो है या नहीं है, तो मैं क्या लिखता हूँ इसके बारे में, एफ नेट में बी जीरो, में बी जीरो, ये बात तो ठीक है, पर जीरो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, सेकंड ऑप्शन बताओ, ऑपोजिट इन पेयर, तो पेयर्स। डेड यस श्योर सर। है, पेयर्स में तो हो ही जाएगा, एक एक इधर एक इधर है, ऑपोजिट इन पेयर्स है ना, एंड मैग्नीट्यूड इक्वल, ये भी बात बोलना पड़ेगा उनको, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन पेयर्स, ऐसे हो सकते हैं। तो मान लो ये 10 न्यूटन है तुम्हारा, ये भी 10 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो हम कर ही रहे हैं रोज, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये तो हो सकता है, करेक्ट हो गया। सी मेरे को समझ नहीं आया, सी दोबारा बोलो क्या था। Sum of x, y and z components of forces is zero separately. हाँ ये भी ठीक है, देखो इसको ऐसे 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 समझ सकते हैं हम लोग कि ये एक फोर्स है F1, मैं दो के ही ले लेता हूँ पर ना, फिर चार के लिए तुम कर लेना, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये ऐसे करते हैं, ये F1 है, ये अल्फा एंगल है, ये ये बीटा एंगल है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, F1 का एक्स कंपोनेंट, तो F1 को मैं लिखता हूँ कंपोनेंट्स में, F1 F1 cos, cos alpha. हाँ आई कैप, F1 sin अल्फा जे कैप, F2 के बारे में लिखें, F2 इधर होगा, F2 F2 कितना होगा, F2 cos cos बीटा आई कैप विद नेगेटिव साइन, और दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो लिखेंगे F2 साइन बीटा जे कैप विद नेगेटिव साइन। नेट फोर्स कितना होगा, F नेट कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, F1 cos अल्फा, F1 cos अल्फा माइनस F2 cos बीटा आई कैप प्लस F1 sin अल्फा माइनस F2 sin बीटा, F1 sin अल्फा माइनस F2 sin बीटा जे कैप। मतलब ये दो वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स का सेपरेट सम है, ठीक है। अब तुम अपनी स्टेटमेंट पढ़ो और उसको इसको इसको क्रॉस चेक करो कि क्या वो स्टेटमेंट इससे मैच करती है जो मैंने लिखा हुआ है। अगर अगर हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, Zero. जीरो होना चाहिए। अब ये एक कंपोनेंट है फोर्स का, ये एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आई के होंगे और ये जे के होंगे, ये मतलब वो नहीं इस बात का, ये आई क्या होंगे, F1 cos अल्फा माइनस F2 cos बीटा, F1 sin अल्फा और F2 sin बीटा, मतलब एक फोर्स तो ये हो गया, इसको मैं रख लेता हूँ नाम की Fx है, उसका नाम रख लेता हूँ मैं Fy है, ये एक फोर्स। अब नेट फोर्स उसका ये आ गया, सारे कंपोनेंट्स का एक्स कंपोनेंट का सम ये आ गया, वाई कंपोनेंट्स का सम ये आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का सम जीरो आ जाए, तो फोर्सेस, तो फोर्सेस का सम जीरो आ सकता है कभी भी, एक इंडिपेंडेंट बात करते हैं इस क्वेश्चन के अलावा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या दो फोर्सेस को ऐड करें तो क्या उनका सम जीरो आ सकता है, जीरो, सम ऑफ टू फोर्सेस इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि दो फोर्स का सम जीरो आ जाए, सब परपेंडिकुलर है तो नहीं आ सकता। नहीं नहीं इसको नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ, पहले पहले बिल्कुल वहीं से चलते हैं स्टार्टिंग से, दो फोर्सेस का सम जीरो आ सकता है किसी भी केस में, कैसे भी। सर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आ सकता है। हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे ये यस ऊपर सर। एग्जांपल लिया हुआ था, इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट। इसकी हम बात करें
90 डिग्री पर है तो क्या जीरो आ सकता है? दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर है, दो वेक्टर है अलग अलग 90 डिग्री पर है और दोनों का सम जीरो, क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? No, sir. और क्वेश्चन कहता है कि सम जीरो है, सम जीरो है, इन दोनों का सम जीरो है, एफ एक्स और एफ वाई का सम जीरो है। इससे तुम क्या कंक्लूड करते हो? इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स और एफ वाई मैं कहता हूँ कि जीरो है, तुम मना कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि जीरो है। मैं कहता हूँ कि जीरो है तो बताओगे तुम कि क्या मतलब हुआ इस बात का? So forces ही zero होंगे. हाँ, दोनों फोर्स जीरो होने चाहिए, दोनों फोर्स जीरो होने चाहिए। एफ एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट्स का सम। एफ वाई क्या था? वाई कंपोनेंट का सम। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उनके एक्स कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए, उनके वाई कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए, उनके जेड कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए। ये तुम्हारी स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को पढ़ो, शायद अब तुम्हें समझ में आए कि वो क्या कह रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट पढ़ो अपनी। Yes, sir. True है. ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन था। फोर्थ ऑप्शन क्या था? फोर्थ क्या था? They can be represented by a closed figure of four sides by direction and magnitude. ऐसा कुछ मैंने वेक्टर में बताया था तुम्हें कि Yes, एन sir. साइड्स की पॉलीगन हो ना, एन साइड्स की पॉलीगन हो और सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, सबका, सिर्फ फोर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल की बात करते हैं। एक ट्रायंगल है ये फिर सॉरी फिर ये और फिर ये ट्रायंगल है। सबके बीच में एंगल कितने बताओगे? एंगल कितना कितना है इन इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कितना एंगल? ये एंगल इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कितना एंगल? ये एंगल इस वेक्टर, ये वेक्टर टेल से टेल मिलनी चाहिए ना, तो ये एंगल कितना एंगल है सब में? साइड्स के बीच में एंगल कितना है? इस साइड के बीच में और इस साइड के बीच में एंगल कितना है? So 60 degree. 60 डिग्री नहीं होता, वेक्टर से देखना होता है। वेक्टर में देखते हैं टेल से टेल, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है इधर, तो ये एंगल नहीं देखना हमें, इसको आगे लेके जाते हैं आगे ऐसे, और ये एंगल देखते हैं। अगर ये 60 है तो फिर ये 120 है, अच्छा हाँ, yes sir. ये 120. 120 120 120। अगर ये फोर साइड्स होती, अगर फोर होती तो एक वेक्टर ये होता, दूसरा वेक्टर ये होता, तीसरा ये होता, चौथा ये होता। और बस एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन करना है तुम्हें, एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन करना है, फिगर क्लोज हो जाती है। तो क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन में अगर हम बात करें, अगर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं आती, सारी डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में है, सब अगर सेम ऑर्डर में है, तुम्हारा कोई भी रिवर्स नहीं आता बीच में, और एक क्लोज फिगर के अंदर नेट सम हमेशा जीरो होता है। तो उसको करके देख लो, इसको करके देख लो। और बात इसकी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात एन साइड्स की पॉलीगन की कर रहे हैं, तीन और चार की नहीं है, एन साइड्स की पॉलीगन है। एंगल एंगल बिटवीन एडजेसेंट रेगुलर टू वेक्टर्स, फर्स्ट साइड ये है, सेकंड ये है तुम्हारी, तो इनके बीच में एंगल देख रहे हो कितना है? एंगल है थीटा इज, कितना एंगल है इस वेक्टर में और इस वेक्टर में? So 90 90 डिग्री। degree. थीटा इज 2 पाई बाय एन, ये एंगल होता है Yes sir. 2 पाई बाय एन। यहाँ एन नंबर ऑफ साइड्स है, अगर ये नंबर ऑफ साइड 3 होता तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई मतलब 360 डिग्री बाई 3 120 120 120 120। ऐसी 5 साइड्स भी होती तो एंगल कितना होता? एंगल 2 पाई बाई 5, दैट इज अराउंड अराउंड 72 डिग्री, दिस इज 72 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो एक साइड तुम ये लोगे और दूसरी साइड तुम्हारी ये 90 डिग्री है, तो उससे 72 डिग्री पर ये एंगल 72 डिग्री होगा, ये सेकंड साइड आएगी। फिर साथ ये 90 डिग्री है तो इसके साथ ये ये एक साइड, मतलब मैं पॉलीगन बना देता हूँ पहले, ये तो ये एक साइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, और क्लोज लूप बनता है। ये
ये एंगल जो है 72 डिग्री है, ये एंगल 72, ये एंगल 72, ये एंगल 72, ये एंगल 72। ऐसा 6 के लिए भी होता है, ऐसा 7 के लिए भी होता। अगर किसी क्लोज लूप में कोई भी हो, बात 3 की और 4 की और 5 की नहीं है, एन साइड्स की भी है, हर वेक्टर के बीच में एंगल 2π/n है और रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर मतलब सबकी डायरेक्शन, वेक्टर में मतलब सबकी डायरेक्शन एक ही फ्लो में है। अगर हम जाते हैं तो सब पूरा पूरा का पूरा लूप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है या पूरा क्लॉकवाइज है, एक ही फ्लो में सारी डायरेक्शन है, एक ही सेंस में सारी डायरेक्शन है, तो नेट हमेशा जीरो आता है। ये चीज़ हम वेक्टर में भी डिस्कस की थी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सो याद भी रखो, नेट जो है जीरो आता है। तो उसमें फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, अब पढ़ो उसको, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट नंबर 4 कि 4 साइड्स हैं, मतलब ये वाला केस तुम्हें दिया हुआ है, सबका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। रेगुलर पॉलीगन बने जो भी 4 साइड्स की बन सकती है, स्क्वायर बन सकता है या रेक्टेंगुलर बन सकता है, तो उसका नेट फोर्स जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। Question number 2. इसी में Yes, 5.2 sir. में, Yes, sir. हाँ जी, A block of mass 10 kg is suspended by 3 strings as shown in figure. The tension 2 is सब figure है इसमें. वैसे बताओ कहाँ लगी 3 स्ट्रिंग कैसे, अच्छा एक इधर ऐसे लगी हुई है क्या, एक ऊपर है? नहीं सर, तीनों attached हैं. Triangular में है. ट्रायंगल में ब्लॉक कहाँ पर है फिर? Block सर नीचे की साइड है. मेरे को डायग्राम समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल हो गया, अब ब्लॉक कहाँ लगाऊं? सर सर उल्टा आपको WhatsApp कर अच्छा दो पिक. अच्छा, नहीं नहीं मैं आ गया वो ट्रायंगल, तीन तीन स्ट्रिंग, दो ही ना फिर, तो ये ऐसे है। और एक Yes, sir. बिल्कुल वर्टिकली डाउन अच्छा है। ये, अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे 3 स्ट्रिंग हो गई, इसका कुछ मास दिया होगा ना, इसका कुछ मास है। 10 kg. 60 और ठीक 30। है, Angle है 60 and 30. ये एंगल, Yes, sir. ये 60, ये 30। तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है, इसमें ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है और ये थर्ड स्ट्रिंग है। तो जितनी स्ट्रिंग्स है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो उतनी ही हमें टेंशन मान लेनी चाहिए। ये T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है, इसमें T3 टेंशन। एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सर इसमें टेंशन की नेमिंग कर रखी है. जो 30 के अपोजिट है वो T2 है. ये यस सर. और 60 के अपोजिट T3 और थर्ड वाला T1. ठीक है, T2 निकालना है. T1 T3 दे रखे हैं? नो सर. अच्छा, तो सारे ही आ जाएंगे वो तो देखो ये हम, ये डायग्राम है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल 30 डिग्री, ये कितना है ये एंगल? 60 और ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है? 30। 30। इसका एफबीडी बनाते हैं, एक इसका बनाते हैं, ये इधर T3, इधर T2, इस पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, तो इसमें डाउनवर्ड लगेगा mg, टेंशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज T1। यहाँ पर देखें तो टेंशन पुलिंग होता है पॉइंट P के लिए, रेफरेंस मान लें हम लोग, तो यहाँ इधर टेंशन T1 है, इधर T2 है, इधर T3 है। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, सॉरी उल्टा रख दिया, ये 60, ये 30। ये ब्लॉक रेस्ट पर रहता है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब हुआ कि T1 इक्वल्स टू mg, जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही अपवर्ड फोर्स। T1 की वैल्यू हो जाती है, T1 मास तो में दिया हुआ है 10, जी भी 10 है, मतलब ये वैल्यू है 100 न्यूटन, T1 की वैल्यू। यहाँ से हम देखते हैं, तो मैंने कहा था कि जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में हो, कोई चीज़ रेस्ट पर हो, तो सारे फोर्स ना एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लो, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये फोर्स वर्टिकल में है, तो सारे फोर्स वर्टिकल में लेके आओ, कि कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, ऐसे मत करो,
सबको सेम डायरेक्शन में अलाइन करो। एक डायरेक्शन है वर्टिकल उसमें, या फिर उसके परपेंडिकुलर चल जाएगा, उसके परपेंडिकुलर तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं कोई रैंडम डायरेक्शन पे जिसका मन करे उधर, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो उसे कंपोनेंट्स बनाते हैं। T3 इधर एक वैल्यू है, T3 का कंपोनेंट इधर आया और ये T3 की वैल्यू हो गई T3 cos 60। दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा T3 sin 60। अब T2 का भी कंपोनेंट, अब देखो T3 तो मैंने इनइफेक्टिव कर दिया इसको, इसका इससे कंपोनेंट्स बना लिए। अब से कंपोनेंट में ले आया वर्टिकल के अलोंग, देखो वर्टिकल के अलोंग है या फिर उसके परपेंडिकुलर है। देखो अब T3 का काम खत्म हो गया, ये बन गए। T2 को भी ले जाओ, T2 का ये एंगल 60 डिग्री है, तो फिर ये T2 cos 60 और एक कंपोनेंट इधर T2 sin 60। नेट फोर्स सब भी जीरो है, जितना फोर्स राइट साइड में उतना लेफ्ट साइड में भी होगा, जितना डाउनवर्ड है उतना अपवर्ड होगा। तो इसको लिखें कि ये T2 और T2 sin 60 इस T3 30 सर है, 30 डिग्री होगा ना? ये 30 है। T2 sin 30, T2 sin 30, T3 sin 60, T2 sin 30 is 1/2, T3 sin 60 is √3/2, 2 से 2 कैंसिल, T2 is √3 times of T3, √3 times of T3, ये T2 है। अब वर्टिकल बचा हुआ है, वर्टिकल में लिख लो T1, T1 is equal to अपवर्ड डायरेक्शन में T2 cos 30 प्लस T3 cos 60। T1 की वैल्यू 100 है, T2 हमें कैलकुलेट कर रहे हैं ना, T2 रहने दो, T2 cos 30 √3/2 प्लस T3 नहीं चाहिए हमें, तो T3 की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो T3 इज T2/√3, T3 इज T2/√3, T3 और cos 60 होता है 1/2। T2 कॉमन ले लेते हैं, √3/2 प्लस 1/2 √3, 100। एलसीएम ले लें, T2 एलसीएम अगर ले लें तो 2√3 तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो ये 4 और 5 तो 50√3, T2 इज 50√3। ये T1 है 100, ये T2 है और T2 पे पुट कर दो T3 भी आ जाएगा, T3 चाहिए तो T3 इज 50। ठीक है, T3 इज 50 न्यूटन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा नहीं बन सकता कि हम मतलब बस मास m ले, नीचे mg लगेगा और ऊपर जो ये T2 और T3 है उनका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो T1 के साथ ऐड करके ऊपर लगा दे और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी लगा दे m के ऊपर ही। तो मैंने यही तो किया है, यही तो किया है, सेम तो चीज़ है दोनों। वो मतलब वो एफबीडी ना, मतलब वो जो एम ये T2 और T3 है, वो T2 T3 जो डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं है, इससे कनेक्ट नहीं है, तो T2 T3 का टेंशन जो है सब जोड़ नहीं सकते। अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूड करें तो चीज़ें हो तो वैसा ही कुछ रहा है जो तुमने किया है, हो तो वही कुछ रहा है, पर डायरेक्ट ना इस T3 का कंपोनेंट मैं इसके ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि T3 जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, इसके कॉन्टैक्ट में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है T1, तो मैं T1 लगा सकता हूँ। तो इसका ये जो T1 है ना, ये T1 इन दोनों के कॉन्टैक्ट में है, तो फिर ये T1 जो इनके कंपोनेंट को बैलेंस करता है, ये फोर्स में। ओके सर, पर इफेक्टिवली हो कुछ वैसा ही रहा है, हो कुछ वैसा ही रहा है, इसलिए आंसर तो सही आया है, पर हम डायरेक्ट उसका एफबीडी में इसी एफबीडी गलत है, पर इसका एफबीडी आंसर नहीं गलत आ, है, आंसर नहीं आया उससे। क्योंकि फिर T1 की वैल्यू तो निकलेगी ही नहीं क्योंकि हम m के साथ T1 अलग से तो रख हम ही नहीं। सारे ऐड कर दिए ऊपर ही, यस सर। इवन अच्छा फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, ऐड नहीं होंगे ये, ऐड नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट बताइए। So question number 5.
हाँ जी, स्टेटमेंट बोलो। A non-uniform rod AB of weight W is supported horizontally in a vertical plane by two light strings PA and QB as shown in the figure. ऐसे ही कुछ ऐसे। Yes. लेकिन सर जो इसकी strings है वो angle पे है ना attached अच्छा, with the. के साथ एंगल ठीक है। बना होता है। Yes sir. ऐसे 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 नहीं सर, Yes sir. ऑपोजिट। तो इधर नहीं सर पहले ठीक बनाया था आपने. ठीक था। ये Yes sir ये. हाँ ठीक है, एंगल बता देना जो भी हो। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद बताओ। G is the center of gravity of the rod. हाँ If P and QB make angle 30 degree and 60 degree respectively with the vertical, हाँ जी, then the ratio AG and GB is. AC एंड GB हॉरिजॉन्टल रोड है। Yes sir. नहीं सर ये non uniform rod है. अच्छा, अपनी पोजीशन तो हॉरिजॉन्टल है ना इसकी, हाँ ओरिएंटेशन। position horizontal है. देखो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता तो देता हूँ, पर समझ में नहीं आएगा ये भी श्योर है ना। थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये टॉर्क का कंसेप्ट है। टॉर्क तुम्हारा आएगा रोटेशनल मोशन में, वहाँ तुम सीख पाओगे। अगर तुम्हें 9th-10th में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो वहाँ से, तो कुछ मैं भी बताऊंगा तो शायद काम चल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब तुमने पूछा है तो बता तो मैं देता हूँ, पर समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार तो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, हो कुछ ऐसे रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसका पूरा कहीं मास है, कहीं पूरा का पूरा मास हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि ए पॉइंट इन द बॉडी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल मास कैन बी सपोज्ड। तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मास, अगर यूनिफॉर्म रोड होती है ना, यूनिफॉर्म, उसने कहा था यूनिफॉर्म रोड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही तुम्हारा जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पर होता, सेंटर ऑफ मास का मतलब समझ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है। जैसे ये पेन है, तो इस पेन के ऊपर ना एक पॉइंट ऐसा है, अगर मैं इसको यहाँ पर होल्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, शायद एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ, कहीं तो हो जाएगा। ये ऐसे ढूंढ लेते हैं हम लोग, हो गया ना बैलेंस। ये पूरी बॉडी में ऐसे एक ही पॉइंट है जहाँ पर इसको हम ऐसे होल्ड कर सकते हैं, तो उसको किनारे से नहीं कर सकते, यहाँ से इसको होल्ड करोगे नहीं होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा कहीं, एक पॉइंट मिलता है ऐसा कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर तुमने इसके फोर्स लगाया ना, तो ये बैलेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे अगर ये पूरी की पूरी रोड थ्रू आउट सेम है, मतलब यूनिफॉर्म रोड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मिड पॉइंट, और सेम नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में शिफ्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से डिस्टेंस एक्स है यहाँ से, और बाकी फिर बचा हुआ डिस्टेंस एल माइनस एक्स है। दो रोड लगी हुई है ऐसे, सॉरी स्ट्रिंग, शायद ये पी ए था, ये क्यू भी था, ऐसे ही था ना। इसका एंगल पी ए का एंगल कितना, 30 डिग्री। Yes sir vertical के साथ 30. ये 30 और फिर ये ये 60। 60. इसमें मान लेते टेंशन T1 है, इसमें T2 है। सर rod AB है. रोड ए भी है, ये ए, ये बी, ये क्यू, ये पी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका एफबीडी अगर बनाएं, एमजी, T1 इस तरफ है, T1 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, मैं कॉम्पोनेंट्स बना रहा हूँ सीधे, तो T1 का एक कॉम्पोनेंट इधर लेके आएंगे, वो होगा T1 cos 30, दूसरा कॉम्पोनेंट T1 sin 30, इधर वर्टिकल में अपर डायरेक्शन में आ गया T2 cos 60, इधर हो गया T1 T2 sin 60। तो T1 sin 30 और T2 sin 60 दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। जितना डाउनवर्ड फोर्स है
उतना अपवर्ड फोर्स है, उतना ही अपवर्ड फोर्स है। तो ये इधर और ये इधर। अब ये तो पता है कि रोड ना रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है, तो जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना अपवर्ड फोर्स हम लिख सकते हैं कि T1 sin 30, T2 sin 60, तो T1 sin 30 1/2, T2 sin 60 √3/2, तो T1 is √3 times of T2। ये एक रिलेशन में क्या वर्टिकल में कैलकुलेट करना चाहें तो लिखेंगे डाउनवर्ड mg अपवर्ड ये दोनों है, तो mg is equal to T1 cos 30 plus T2 cos 60। mg जो है m तो दिया होगा शायद इसमें ना, m से mgw दे रखा है। चलो mg w है तो mg रहने देते हैं, mg T1 और T2 में से एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, T1 ले आते हैं, T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2 cos 30 √3/2 प्लस T2 cos 60 1/2, तो ये 3/2 और ये 1/2 है, 3/2 एंड 1/2 इज 2, तो ये 2T2 है, mg इज 2T2, तो T2 हो गया mg/2, T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2 मतलब √3/2 ऑफ mg। तो ये तो T1 T2 आया है, पर हमसे T1 T2 नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया है कि इसका ये डिस्टेंस कितना है, जिसको मैंने x माना है, ये डिस्टेंस है कितना फ्रॉम A या B, तो ये अगर आ गया तो ये भी आ जाएगा L - x होगा। तो होता है एक टॉर्क, एक पैरामीटर है टॉर्क, जब बॉडी रेस्ट में होती है ना, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, रेस्ट का मतलब ये है। नेट टॉर्क भी जीरो होता है, टॉर्क अभी हम लोगों ने यहाँ बात नहीं की हुई, टॉर्क का भी चैप्टर आया नहीं, टॉर्क आगे आएगा। तो नेट टॉर्क अब क्वेश्चन यहाँ डाल दिया तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कितना हो पाता है। तो टॉर्क कैसे लिखा जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर mg लगेगा, यहाँ पर कंपोनेंट्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन, इन सब की ना लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन है, इस फोर्स ये इस लाइन पे काम करता है, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन भी यही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। मेरे को 5 फोर्स दिखाई देते हैं, 5 फोर्स, 3 तो ये 2 अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड, एक वर्टिकल डाउनवर्ड, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ये पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क अबाउट ओ। तो इस फोर्स का, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है, जो भी फोर्सेस का वैल्यू जो भी है वो तो देख लेंगे, इस फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस देख रहे हो कितने, इस फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस देख रहे हो कितना डिस्टेंस है, इसका लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है बताओगे मुझे? ये पॉइंट है, मुझे सारे लाइन मैंने ड्रॉ किए ना, सारे लाइन ऑफ एक्शन है ये सारे, और फोर्स को एक्सटेंड कर दो तो लाइन ऑफ एक्शन, ये सारे लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक 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 लाइन ऑफ एक्शन है। तो मुझे क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट तुम्हारा कोई भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है, उससे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो टॉर्क अबाउट जी, ये टॉर्क अबाउट जी है, ये ओ नहीं है, जी जी पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी। टॉर्क अबाउट जी मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे बताओगे इसका जो ये फर्स्ट फोर्स है, ये जो फोर्स है लेफ्ट साइड में जो फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है ये बताओगे? 0। 0। तो अगर इस टॉर्क का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क 0. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसका टॉर्क 0 आएगा, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी यही है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है ये भी, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क
ये भी इसी लाइन से, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिया था ताकि मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाए, इसका टॉर्क भी जीरो। 5 में से 3 तो जीरो कर दिए मैंने। एक इसका है, एक टॉर्क इसका है, और एक टॉर्क इसका है, 2 का टॉर्क बच गया। अब 2 का टॉर्क जीरो है, इसका मतलब दोनों का टॉर्क इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा। दोनों का टॉर्क जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ कि इसका टॉर्क लिखते हैं, ये फोर्स है कितना, ये फोर्स था कितना हमारा, ये फोर्स है T1 cos 30। T1 cos 30 मतलब ये T1 cos 30, और ये फोर्स है T2 cos 60, ये है T2 cos 60। अब एक टॉर्क किसका आएगा, एक टॉर्क किसका आएगा, दोनों का टॉर्क ऐड होने के बाद जीरो देता है। मतलब वैसे तो ना तो इसका जीरो ना इसका जीरो है, दो टॉर्क हैं, एक टॉर्क इसका एक टॉर्क इसका, दोनों टॉर्क का सम जीरो आता है, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क जीरो, जितना टॉर्क इसका उतना ही टॉर्क इसका भी, दोनों का टॉर्क जीरो, मतलब दोनों का टॉर्क सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं इसका टॉर्क लिखता हूँ, इसका टॉर्क लिखता हूँ। टॉर्क कितना होगा, फोर्स, तो ये फोर्स कितना है T1 cos 30, T1 cos 30 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है T1 cos 30 का, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लाइन ऑफ एक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस देख रहे हो कितना है, कितना डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस मैंने माना था, कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, ये कितना है, ये X. x है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x। उसका देखें, उसका देखें T2 cos 30 60, T2 cos 60 फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें ये होगा, कितना है L वो L L माइनस। minus X. और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये ऑब्वियस है। और इसका दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब ये मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये तुम्हारा आंसर है। अब यहाँ से तुम एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो T1 इज √3/2 mg cos 30 √3/2 x, T2 इज mg/2 cos 60 इज 1/2 L minus x। तो mg से mg कैंसिल, एक 2 से एक 2 भी है, 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, कैंसिल हो गए। तो 3x is equal to L minus x, 4x is L, x is L by 4, x L by 4 फ्रॉम पॉइंट A अगर तुम्हारा जो भी मतलब है वो देख लेना, इस साइड वाले एंड से नाम जो भी है उसका, फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम दिस एंड center of gravity is at L by 4, from this end center of gravity is at distance 3L by 4। समझ आया क्या? यस सर, समझ तो आया, लेकिन टॉर्क तो सर रोटेशन के मोशन से रिलेटेड होता है ना, इसमें हमने टॉर्क ही क्यों यूज किया? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, यस सर। ये क्या है, सो स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग को काट देते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से, क्या होगा, क्या होगा, वो वाला एंड नीचे जाएगा। यस सर। मतलब रोड, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रोड ऐसे घूमेगी, इसको यस कट कर दे तो ये इसका मतलब कौन सा मोशन है, यस रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क लिखना पड़ेगा, इसलिए पूछा गया है वो। और वो आएगा भी, टॉर्क आएगा भी एक्स से ही, मतलब उसी से ही, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस आएगा भी उसी टॉर्क से ही आएगा वो, क्योंकि यहाँ पर हमें इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है। देखो जब बॉडी पर फोर्स लगाते हैं ना, फोर्स लगाते हो तो ट्रांसलेट करती है बॉडी, एक लाइन में चलने लग जाती है, और जब बॉडी पर टॉर्क लगा देते हैं तो बॉडी रोटेट करने लगती है। रोटेशन होता है टॉर्क से, ट्रांसलेशन होता है फोर्स से। तो जब कोई इक्विलिब्रियम में है, जो कोई चीज रखी हुई है, फिक्स है, तो उसका मतलब ना तो वो ट्रांसलेट कर रही है ना वो रोटेट कर रही है। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उसका नेट फोर्स भी जीरो है, उसका नेट टॉर्क भी जीरो है। हालांकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में यहाँ आना नहीं चाहिए था, तुम्हें टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा,
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें जब तुम आगे वहां बढ़ोगे, रोटेशन में आओगे। ज्यादा दूर नहीं है रोटेशन, एक वर्क पार एनर्जी है बीच में, सेंटर ऑफ मास रोटेशन। थर्ड चैप्टर है यहाँ से, थर्ड। तो इसलिए रोटेशन लगाना पड़ा हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन इफेक्ट दिखाई देता है। Okay, sir. नेक्स्ट बताइए। So Sixth question number 7. पहले 6 गिरा दो। 5.2 ही है ना? यस सर। हाँ जी बोलिए। A weight W is suspended from the midpoint of a rope whose ends are at the same level. In order to make the rope perfectly horizontal, the force applied to each of its ends must be. मिड पॉइंट से हैंग किया है, मिड पॉइंट से हैंग किया है। Yes Yes, sir. ये डायग्राम, ये डायग्राम है ना? diagram दिया हुआ है। Diagram given नहीं है sir. अच्छा एक बार दोबारा स्टेटमेंट बोल दो फिर, नहीं है तो। A weight W is suspended from the midpoint of a rope whose ends are at the same level. In order to make the rope perfectly horizontal, the force applied to each of its ends must be. यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग इस पॉइंट ए पर फोर्स लगाएगी इस तरफ, की नहीं लगाएगी, है ना? ये इस तरफ फोर्स लगाएगी, खींचेगी। स्ट्रिंग तो पुल करती है किसी भी चीज को। तुम स्ट्रिंग अगर लगाओगे तो यहाँ पर सपोज कुछ लगा हुआ तो खींच के बाहर आ सकता है, अगर ज्यादा फोर्स लगाया तुम लोगों ने तो स्ट्रिंग में तो हमेशा पुलिंग फोर्स आता है। हालांकि शेप ये नहीं रहेगी, शेप कुछ ऐसे होगी। कृतिका ये क्वेश्चन हो गया क्या तुम लोगों को? जो बच्चे डाउट नहीं पूछ रहे थे, तुम्हारा हो गया ये yes sir, क्वेश्चन? मेरा हो गया. तो स्ट्रिंग की शेप ना कुछ ऐसे रहेगी। इधर डाउनवर्ड ये डब्ल्यू है, और स्ट्रिंग तो पूरी एक ही है। इस स्ट्रिंग में जितनी टेंशन होगी, मान लेते इसमें टेंशन टी है, उसमें भी टेंशन टी है, इसमें टी प्राइम है, इसमें अलग टेंशन है, ये अलग स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर जो फोर्स एंड पर जो फोर्स लगेगा ना, ए और बी पर जो एंड पर फोर्स लगेगा वो टी होगा। तुम्हें कैलकुलेट करना है टी, टेंशन कितनी है। ये पूछा है क्या, व्हाट इज द फोर्स? पूछा क्या है लास्ट में, बताने को कहीं वो तो नहीं पूछा कि मेंटेन द स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल, क्या पूछा है? Force applied to each of its ends. बस यही है ना। तो टी कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ये टी कितना है। ताकि रोप हॉरिजॉन्टल हो जाए परफेक्टली। अच्छा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसा कंडीशन है तो इनफाइनाइट फोर्स आएगा। देखिए Yes sir, infinite आएगा. डब्ल्यू, डाउनवर्ड वेट लगेगा, वेट दिया हुआ था हमें डब्ल्यू, ऊपर एक टेंशन है टी प्राइम, इसमें ये टी प्राइम है। इस पॉइंट को और ले लेते हैं रेफरेंस, इस पॉइंट का भी बना लेते हैं। तीन स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और ये हॉरिजॉन्टल। मान लेता हूँ कि एंगल थीटा है, तो फिर ये भी थीटा है, तो सिमेट्रिकल है सब कुछ। इसमें टेंशन टी, इसमें भी टी, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, इधर एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा। टी का एक कंपोनेंट इधर आया, दूसरा कंपोनेंट अपवर्ड आएगा दोनों का, टी साइन थीटा। इसका भी दूसरा कंपोनेंट इधर ही आएगा, टी साइन थीटा, टू टी साइन थीटा। डाउनवर्ड टी प्राइम। अब ये पॉइंट भी रेस्ट पर एक तरह से, नेट फोर्स तो यहाँ भी जीरो आता है ऐसे। तो इसको देखें, इसका कैपिटल लिखें तो टी प्राइम इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसको अगर देखें तो टी प्राइम, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये तो कुछ देंगे नहीं हमें। ये टी प्राइम है और ये टू टी साइन थीटा है, तो जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड, तो टी प्राइम इज इक्वल टू टू टी साइन थीटा, ये भी आ गया। हमें टी चाहिए, यहाँ का फोर्स चाहिए, टी टी कितना होना चाहिए, तो टी प्राइम तो डब्ल्यू की इक्वल भी है, और टी प्राइम जो टू टी साइन थीटा की इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो टी कितना हुआ, डब्ल्यू बाई टू साइन थीटा। टी की वैल्यू आती है टू डब्ल्यू बाई टू साइन थीटा। अगर तुम चाहते हो कि ये रॉड जो है, ये सॉरी रॉप, ये थीटा एंगल है हमारा, तो ये भी थीटा है।
तुम चाहते हो कि ये रॉप जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर तुम इस रॉप को ले आओगे तो उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, है ना। थीटा कितना होगा? 0। अगर रॉप हॉरिजॉन्टल हो गई तो थीटा 0 हो जाएगा। ये एंगल 0, ये 0, ये सब 0 0 सब 0, थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है ना? ये यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब थीटा अगर 0 हो गया तो साइन 0 इज 0। थीटा अगर तुम 0 करना चाह रहे हो तो टी की वैल्यू W/2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टी आता है W/0। Infinity. W/0 इज इंफिनिटी। तो टेंशन कितनी लगानी पड़ेगी तुम लोगों को? इंफिनिटी टेंशन लगानी पड़ेगी, इंफिनिटी फोर्स लगाना पड़ेगा, लगेगा यहाँ पर। तो ये हॉरिजॉन्टल कभी हो ही नहीं सकती। एक रॉप से अगर तुम एक वेट हैंग कर देते हो तो कुछ भी करके उस रॉप को तुम हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम कम कर सकते हो, तुम 1 डिग्री का एंगल कर सकते हो, तुम 2 डिग्री का एंगल कर सकते हो, 0 एंगल कर दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, और आप आगे करो, एक बार और ट्राई करो, देखते हैं कि अगर तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट आए पहले, तो कल भी हम डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि इस बार टाइम कम है तो मोस्ट प्रॉब्ली संडे को क्लास होगी सेम टाइम पर। माइंड मेकअप करके रखना अपना, संडे तुम्हारी 7 बजे क्लास होगी, और आगे पढ़ाएंगे या डाउट लेंगे, जो भी करेंगे, पर क्लास है संडे को। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, कल और डाउट लेते हैं, या कल पढ़ा देंगे संडे को डाउट ले लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करो। चलो क्लास ओवर करते हैं आज।